Everyone, we are reading the chapter 3 of history, nationalism in India. और उसमें हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और हरिजन के बारे में और मुस्लिम लीग के बारे में हमने जाना था। तो इस पार्ट में ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से इंडियन में धीरे धीरे ऐसा क्या हुआ कि उनमें एक कलेक्टिवनेस आई। तो शुरुआत करते हैं। ये जो इमेज आप सामने देख रहे हो ये बाल गंगाधर तिलक की इमेज है और इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ टेंपल है और एक तरफ जो है वो मस्जिद है। तो इस इमेज में हिंदू मुस्लिम में यूनिटी दिखाने की कोशिश की गई है। इस तरह की इमेजेस लोगों के सामने लाई गई ताकि लोग जो हैं वो सब कुछ भूल के, राइट्स को भूल के, अपने डिफरेंसेस को भूल के वो क्या बन जाएं, यूनाइट हो जाएं। तो लेट्स रीड। Nationalism spreads when people begin to believe that they all are a part of the same nation when they discover some unity that binds them together. नेशनलिज्म तब आती है लोगों में जब उनको विश्वास होने लगे कि वो एक ही नेशन का पार्ट है, वो एक ही देश का पार्ट है और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन उन्हें दिखाई देने लगे, तभी हम कह सकते हैं कि देश में नेशनलिज्म आया है। How did the people belonging to different communities, regions or language groups develop a sense of collective belonging? लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में बहुत सारी कम्युनिटी के लोग थे, रीजन के लोग थे, लैंग्वेज के लोग थे, तो ऐसे लोगों में एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आए? This sense of collective belonging came partially through the experience of united struggle. But there were also a variety of cultural process through which nationalism captured people's imagination. तो ये जो कलेक्टिव बिलोंगिंग आई ये आई एक्सपीरियंस से, बहुत सारे स्ट्रगल से, जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रगल्स में बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने इकट्ठे पार्टिसिपेट किया और वो भी अलग अलग बेस से थे, अलग अलग रीजन से थे। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल रही है हमारी फ्रीडम के लिए, तो उससे हमें हमारे में कलेक्टिवनेस और एक बिलोंगिंग की फीलिंग आई। बट देयर वर ऑल्सो वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलाइज कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन। बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी की गई जिससे कि लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया जा सके। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिम्बल्स ऑल प्लेड अ पार्ट इन मेकिंग द नेशनलिज्म। हम भूल नहीं सकते कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की गई, ऐसे लोकगीत लिखे गए, ऐसे गाने लिखे गए, ऐसे प्रिंट्स निकाले गए, ऐसे सिंबल्स रखे गए जिससे कि हम में नेशनलिज्म की भावना आए। The identity of a nation, as you know, is most often symbolized a figure or image. जब भी हम किसी देश की आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम हर देश को एक इमेज के साथ जोड़ देते हैं। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। और इस इमेज के साथ जो है लोग अपना नेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा देश ये है, कि उस इमेज को देखते ही लोगों को एक क्या कहूँ मैं, पेट्रियोटिज़म की भावना आए लोगों के मन में और लोग जो हैं वो अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें उस इमेज से। It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the identity of India came to be visually associated with the image of भारत माता। तो 20th century में भारत माता की इमेजेस जो है वो सामने आने लगी थी। लोग जो है अपनी इमेजिनेशन में भारत माता को विजुअलाइज करने लगे थे। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये नाम है जिन्होंने सबसे पहले भारत माता की इमेज जो है क्रिएट की थी। नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इन द 1870s ही रोट वंदे मातरम एज अ हिम टू मदरलैंड। और उन्होंने 1870 में उन्होंने बंकिम चंद्र ने क्या लिखा, वंदे मातरम एज अ हिम, एक तरह से मैं कहूँ एक गीत जो कि उन्होंने अपनी मदरलैंड को समर्पित किया था। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नॉवल आनंद मठ एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। उसके बाद जो है उन्होंने एक और नावल लिखी और उस नावल में उन्होंने इंक्लूड किया इस गीत को। गीत का नाम था वंदे मातरम, और जो कि स्वदेशी आंदोलन जब चला बंगाल में तो ये गीत बहुत गाया जाता था उन दिनों। मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, Abhindranath Tagore painted his famous image Bharat Mata. In his painting, Bharat Mata is portrayed as an ascetic
फिगर, शी इज़ काम, कंपोज, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। तो एक और इमेज सामने आई, रविंद्रनाथ टैगोर ने पेंट की थी, बहुत फेमस हुई वो उस समय। तो इसमें जो भारत माता ने एक सेंट की जो है ड्रेस पहनी हुई है, नारंगी ड्रेस पहनी हुई है, और इसमें वो बहुत ही काम लग रही हैं, कंपोज लग रही हैं, डिवाइन लग रही हैं, स्पिरिचुअल लग रही हैं। In subsequent year, the image of Bharat Mata acquired many different forms as it circulated in the popular print and was printed by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as evidence of one's nationalism. तो इस इमेज को आगे प्रिंट निकलने लगे इसके, और लोग जो हैं इसको ऐसे देखने लगे कि जैसे ये एविडेंस हो नेशनलिज्म का, कि जिसके पास ये इमेज है या जो इस इमेज को प्यार करता है वो डेफिनेटली हमारे नेशन का अच्छा चाहने वाला है। तो इस तरह से लोग इसको देखने लगे। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट to revive the Indian folklore. In late 19th century, nationalists began recording folk tales sung by bard and toured village together the folk songs and legends. उसके बाद जो है ये songs में, legends में कई तरह की tales बनी अपने देश को लेकर। तो इन tales में जो है nationalist की जो ये emotion है ये नज़र आया। These tales believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outsider forces. इन टेल्स में ये बताया गया कि किस तरह से हमारा जो एक सिस्टम बना आ रहा था, जो हमारा कल्चर था, उसको कैसे बाहर के लोगों ने ख़राब किया है। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity, to restore a sense of pride in one's past. तो इसमें ये कहा गया था कि हमें अपने पास्ट को संजो कर रखना होगा, अदरवाइज़ हम जो है अपनी नेशनल आइडेंटिटी को खो देंगे। In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, myths and led to the movement for folk. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद भी बंगाल में बहुत सारे बैलेड्स यानी पुरानी जो पोएम्स हैं वो, नर्सरी राइम्स, बहुत सारी कथाएं उन्होंने कलेक्ट की और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया कि हम जो है अपना कल्चर मिटने नहीं देंगे, हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू का एक पेंट है, इनकी पिक्चर है, और नेहरू ने यहाँ पर दिख रहे हैं कि इमेज पकड़ी हुई है उन्होंने भारत माता की, और जो कि उन्होंने अपने दिल के पास रखी हुई है। इन मद्रास नतेसा शास्त्री published a massive 4-volume collection of Tamil folk tale, The Folk of Southern India. He believed that folklore was national literature. एक और सामने आए जिन्होंने जो है 4-वॉल्यूम कलेक्शन की थी फोक टेल्स की, उनका नाम था नतेशा शास्त्री, और उनका जो बुक का नेम था जिसमें उन्होंने कलेक्ट की थी ये द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया, और इस लिटरेचर में उन्होंने जो है बहुत सारी जो फोकलोर थी वो कलेक्ट की थी। इट वॉज अ मोस्ट ट्रस्टवर्डी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थाट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि वो कहते हैं कि ये जो लोकगीत हैं, ये जो हमारे फोकलोर्स हैं, इन्हीं के ज़रिए एक व्यक्ति की सही कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता है। As the national movement developed, nationalist leader became more and more aware of such icons, symbols in unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. जैसे जैसे ये मूवमेंट डेवलप हुआ वैसे वैसे नेशनलिस्ट और लीडर जो है अवेयर हुए कि किस तरह से नेशनल आइकॉन्स और सिंबल से हम जो है लोगों को यूनिफाइड कर सकते हैं, लोगों को इकट्ठा एकजुट कर सकते हैं। ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, ट्राई-कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो, जो ट्राई-कलर फ्लैग अब है उसका कलर क्या है, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट। तो पहले जो ट्राई-कलर फ्लैग आया था बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान, उसके कलर थे रेड, ग्रीन एंड येलो। वॉज डिज़ाइंड, एक फ्लैग जो है ट्राई कलर का वो डिज़ाइन किया गया, उसके कलर्स थे येलो, रेड एंड ग्रीन। इट हैड 8 लोटस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एज अ क्रीसेंट मून एंड रिप्रेजेंटिंग हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। इसमें क्या था, 8 लोटस की पिक्चर थी, यानी ये जो फ्लैग था इसमें 3 कलर मैंने आपको बताया, उसके बाद इसमें 8 लोटस थे, एक चांद था जो हिंदू और मुस्लिम को दर्शाता था। बाय 1921 गांधी जी हैज़ डिज़ाइंड अ स्वराज फ्लैग,
उसके बाद 1921 में फिर से गांधी जी ने स्वराज फ्लैग जो है दोबारा से डिज़ाइन किया। इट वाज अगेन अ ट्राई कलर। और इसके बाद ये भी जो फ्लैग था वो कितने कलर्स का था, 3 कलर्स का था। इसमें कौन से कलर थे, रेड ग्रीन एंड वाइट, यानी रेड और ग्रीन तो सेम था, येलो को हटाकर कौन सा कलर दे दिया गया था, वाइट। एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर, और इसके सेंटर में क्या बनाया गया था, एक चरखा, स्पिनिंग व्हील, रिप्रेजेंटिंग द गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि गांधी जी ये कहते थे कि आपको अपनी हेल्प खुद करनी होगी। तो ये जो सिंबॉलिक साइन था चरखा, तो ये यही दर्शाता था कि सेल्फ हेल्प कैसे करनी चाहिए। कैरिंग द फ्लैग, होल्डिंग इट अलॉफ्ट ड्यूरिंग द मार्चेस बिकम अ सिंबल ऑफ डिफाइंस। तो ये जो है सिंबल बन गया था एक, कि हम जो है अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं इस चीज़ का। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे और ज़्यादा कि नेशनलिज़म की फीलिंग को और हमने हिस्ट्री में लाने के लिए क्या क्या किया। तो टिल देन बाय बाय।